हेलो एवरीवन, वेलकम टू महागुरु आईएएस। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में हम हमारे द हिंदू का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आया है आज। ठीक है, हमारे सिलेबस के लिए साइबर सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हमको जानने के लिए हमको इसकी पूरी डेप्थ में जाना पड़ेगा। न्यूज में क्यों है? अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा अचानक से साइबर अटैक्स में इंक्रीज हुआ, सर्ज हुआ है। अभी न्यू न्यू जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पावर्ड स्कैम्स हो रहे हैं, हाई प्रोफाइल डाटा ब्रीच हो रहे हैं, जो कि बड़ी-बड़ी कंपनी और इवन गवर्नमेंट को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। जिसके चलते जो साइबर सिक्योरिटी का जो हमारे देश में आर्किटेक्चर है, जो स्ट्रक्चर है, उसको समझना ज़रूरी हो जाता है, उसकी इम्पोर्टेंस ज़रूरी हो जाती है जाननी। अगर हम सबसे पहले बात करें कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है? साइबर सिक्योरिटी एक टेक्नोलॉजी, प्रोसेस और ऐसे रूल्स हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम, सर्वर, नेटवर्क, प्रोग्राम और डाटा को किसी भी साइबर अटैक से बचाने के लिए बनाए गए हों। ठीक है? इसका एम ये है कि हमको किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से, कोई भी बाहर से अगर हमारे नेटवर्क को, हमारे डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करता है बिना अथॉरिटी के, उसको उसके खिलाफ प्रोटेक्ट करना है और हमारे कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, प्रोग्राम और डाटा को किसी भी मिसयूज से बचाना है। इसको हम क्या बोलते हैं? साइबर सिक्योरिटी। अगर हम सर्ट इन की रिपोर्ट देखें, सर्ट इन बेसिकली हमारी सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है जो कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम करती है। ठीक है, इनकी रिपोर्ट क्या बोलती है कि ऑलमोस्ट 4 लाख साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि 2023 में रिपोर्ट करे गए थे। और अगर हम इसको पुराने पिछले साल से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 63% इंक्रीज है, जो कि बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। इस वजह से हमको साइबर सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर हम बात करें हमारे इंडिया में एट प्रेजेंट कौन से इमर्जिंग साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जो कि कंट्री को, प्राइवेट कंपनीज को फेस करने पड़ रहे हैं। सबसे पहले तो सोफिस्टिकेशन ऑफ एआई ड्रिवन फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंक्रीज आया है, बूस्ट आया है, वैसे वैसे ऐसे स्कैम्स और ऐसे फिशिंग के इंसिडेंट्स भी बढ़े हैं। ठीक है, रियल टाइम में आप कुछ भी डाटा को क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, जिसकी वजह से स्कैम्स को ज्यादा कन्विंसिंग बना दिया गया है, फिल्टर्स को बाईपास करते हुए। इंडिया का जो बैंकिंग, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और जो इंश्योरेंस सेक्टर है, जो टोटल सारा हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है, उसमें ऑलमोस्ट 175% इंक्रीज आया है नकली ईमेल्स में। और ज्यादातर जो साइबर क्राइम की कंप्लेंट्स हैं वो 113% के पास इंक्रीज हुई हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। उसके बाद जो क्लाउड और जो हमारी इसकी जो स्ट्रक्चर की वल्नरेबिलिटीज है उसको एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, जो हमारे में कमियां भी चल रही हैं। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है कि क्लाउड सेटअप बेसिकली कि आपका ये कंप्यूटर है बट दूसरी जगह पे जहाँ बैठ के आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करा जा सकता है, आपके डाटा को स्टोर करा जा सकता है। जहां पे आपका डाटा स्टोर है, अगर वहीं से आपके डाटा को कोई मिस यूज करे तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लाउड एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, जो हमारे ये टैक्स है ज्यादा बढ़ गए हैं। सर्ट ने क्या बोला है, जो सर्टिन एजेंसी है, ऑलमोस्ट 180% इंक्रीज देखा है जब से 2024 स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से जो हमारे सेंसिटिव डाटा और जो हमारी सर्विसेज है उसमें डिसरप्शन देखने को मिली है। उसके बाद सप्लाई चेन के ऊपर अटैक्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि हमारे क्रिटिकल इकोसिस्टम को अटैक करा जा रहा है। हैकर्स ने क्या करा, अपने अटैक्स को इंक्रीज कर दिया है उन वेंडर कंपनीज के ऊपर जहां पे सप्लाई चेन चल रही है, जहां से रॉ मटेरियल सप्लाई चेन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से जो पूरा क्रिटिकल नेटवर्क है उसके ऊपर जोर आ रहा है। और जो डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 है उसने भी इस टाइम में फ्लैग करा था, इस इंपॉर्टेंस इशू रेज करा था कि बहुत ऐसे पिछले पुराने समय से मलिशियस कोड, मतलब खराब जो वायरस वाले कोड है वो दिए जा रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो सॉफ्टवेयर का जो स्ट्रक्चर है उसमें रिस्क, हमारा खतरा देखने को मिलता है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर डीप फेक्स। आपने देखा होगा कि किसी का चेहरा लगा के किसी भी की फोटो पे लगा दिया, किसी का चेहरा किसी की वीडियो पे लगा दिया, ये सारे डीप फेक्स होते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड होते हैं। आप किसी की भी ऑडियो क्रिएट कर सकते हो, वीडियो क्रिएट कर सकते हो, जिसकी वजह से जो आपकी प्राइवेसी है, जो आपका डाटा थेफ्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। वॉर्म जीपीटी, फ्रॉड जीपीटी, ऐसे प्रॉपर ऐसे ना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में डार्क वेब पे देखने को मिलते हैं, जहां पे फ्रॉड्स कंडक्ट करे जा रहे हैं, खास करके फाइनेंस और गवर्नमेंट के सेक्टर में। उसके बाद जो हमारी इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी थिंग है कि हमारी जो सारी चीजें, हमारी जो डिवाइसेज हैं, जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। अगर हमारे सारे डिवाइसेज कनेक्टेड है, अगर एक डिवाइस पे अटैक होता है तो पूरे क्रिटिकल सेक्टर पे अटैक माना जाएगा उसको। ठीक है, जो हमारी इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी डिवाइसेज है वो आउटडेटेड हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो हमारा बैंकिंग, फाइनेंशियल, जो हमारा सिक्योरिटी, इंश्योरेंस सेक्टर है, उसको यहाँ पे फ्लॉज देखने को मिलते हैं। जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें भी यहाँ पे अटैक हुए थे, उसका डाटा ब्रीच हुआ देखा गया है। जो 99% ये जो अटैक होते हैं यहाँ पे खुद की कमियां जो ऑलरेडी पहले से पता थी, 99% रीजन वो है, उसको ठीक नहीं करा गया, इसकी वजह से दोबारा अटैक वहां पे देखने को मिलता है। और ऑलमोस्ट $10 मिलियन के आसपास ये सेक्टर्स यहाँ पे डैमेजेस, यहाँ पे नुकसान झेल चुके हैं। उसके बाद फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। ऑनलाइन स्कैम यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे फेक इन्वेस्टमेंट का स्कैम हुआ, लोन एप्स हो गई, ये पब्लिक का पैसा और पब्लिक का भरोसा यहाँ पे चोरी करा जा रहा है। उसके बाद
ग्रोइंग थ्रेट ऑफ डिजिटल अरेस्ट स्कैम, आपने अभी रिसेंटली देखा भी होगा कि व्हाट्सएप कॉल्स आ रही हैं, सोशली मैनिपुलेट करते हो कि आपको डिजिटल अरेस्ट, आपके खिलाफ केस है, आपको पुलिस इंस्पेक्टर कॉल कर रहा है, बट वो होता नहीं है ओरिजिनली पुलिस इंस्पेक्टर। ठीक है, वो क्रिमिनल्स होते हैं जो कि अपने आप को ऑफिशियल्स पोर्ट्रे करते हैं आपसे मनी एक्सटॉर्ट करने के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल अरेस्ट स्कैम, और आपको ब्लैकमेल करा जाता है। 2024 में ऑलमोस्ट 83,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स जो कि इन स्कैम्स और इन लिंक के साथ जुड़े हुए थे उनको ब्लॉक करा गया था, क्योंकि ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम में लगे हुए थे, जिसके चलते पूरे ओवरऑल 120 करोड़ का यहाँ पे नुकसान देखने को मिला है। ये हमारे इंडिया के एट प्रेजेंट ग्रोइंग हमारे थ्रेट्स हैं जो भी देश में देखने को मिल रहे हैं। मैंने यहाँ पे आपको एक इमेज भी प्रोवाइड करी है जो कि साइबर सिक्योरिटी की एक ओवरऑल आपको इमेज प्रोवाइड करती है। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, किस किस तरह के अटैक होते हैं, फिशिंग, मैन इन मिडल, डीओएस, पासवर्ड अटैक, आपका कंप्यूटर हैक कर लिया, वायरस डाल दिया, जबरदस्ती कंप्यूटर पे कब्जा कर लिया। ठीक है, ये अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं। फिर जो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट है उसने भी हाईलाइट करा था कि 24% सर्ज हुआ साइबर क्राइम्स में 2021 में, और 2023 में तो हमने 63% ऑलमोस्ट, जो हमारा 40% का इंक्रीज देखने को मिलता है। साइबर थ्रेट के एक्टर्स कौन से हैं, रेगुलेशंस क्या है, जो हम अभी डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, ये हमने हमने देखा कि कौन से थ्रेट्स हैं जो भी इंडिया फेस कर रहा है। बट अगर हम बात करें जो इंडिया का साइबर सिक्योरिटी का जो आर्किटेक्चर है, जो स्ट्रक्चर है, उसको अभी एट प्रेजेंट उसके साथ चैलेंजेस क्या है? ये तो अभी हम बात करके करके आ रहे हैं कि कौन से जो फैक्टर्स हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आने वाले टाइम में इंडिया में अभी एट प्रेजेंट एक खतरा देखने को मिल रहा है। बट अगर हम बात करें कि जो इंडिया का साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है जो कि काम आना चाहिए साइबर अटैक को काउंटर करने के लिए, उसमें भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं। जैसे सबसे पहले डीलिंग विद डाटा कॉलोनाइजेशन, मतलब जो इंडिया है वो इंफॉर्मेशन का नेट एक्सपोर्टर है, कि हम बाहर इंफॉर्मेशन ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अंदर कम मंगवा रहे हैं। उसके बाद भी जो इंडिया के डाटा सर्वर है, यूजुअली जो ज्यादातर डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है, उनके इंडिया के बाहर सर्वर लोकेटेड है। अगर आपकी ज्यूरिडिक्शन के बाहर सर्वर लोकेटेड है तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इंडिया के ज्यादातर सर्वर सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड ऐसी कंट्रीज में है। जब इंडिया का डाटा इंडिया में ही स्टोर नहीं है तो उसके ऊपर रिस्क बढ़ जाता है। फिर पॉलिसी इश्यूज, जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें प्रॉपर ऐसा कुछ कोई कॉम्प्रिहेंसिव ब्रॉड फ्रेमवर्क नहीं बनाया गया ताकि एक रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम तैयार करा जा सके। इसमें यहाँ पे लैग देखने को मिलता है। फिर लीगल इश्यूज, ठीक है, जो सिंगल आईटी एक्ट है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, वो इनएडुकेट है हर तरह के एस्पेक्ट को डील करने के लिए। साइबर लॉ अलग है, साइबर सिक्योरिटी अलग है, साइबर क्राइम अलग है। एक लीगल एक्ट के द्वारा आप हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये साथ में मैंने आपको यहाँ पे भी एक इमेज प्रोवाइड करी है जो कि मोबाइल डिवाइसेस, नेटवर्क, सर्वर, ये सारा डाटा दिखा रहा है कि किन किन डिवाइस पे कैसे कैसे अटैक, सर्वर जो अटैक है देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे 68% जो ऑर्गेनाइजेशन थी वहां पे 76.3% जो ओवरऑल डाटा था वो जहाँ पे डाटा ब्रीच देखने को मिलता है। लीगल इश्यूज के बाद क्या प्रॉब्लम है कि हमारे पास कोई एक बहुत ओवरऑल नोडल बॉडी नहीं है। इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनका साइबर सिक्योरिटी से डील करने का तरीका अलग अलग है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलग करती है, नेशनल सेंटर फॉर कोऑर्डिनेशन अलग करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का अलग कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, बट इनमें कोई भी ओवरऑल नोडल बॉडी नहीं है, जिसकी वजह से इन एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से साइबर अटैक्स को मैनेज नहीं कर पाते हैं। हर एजेंसी अपना काम कर रही है बट आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है। फिर लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। डिजिटल इलिटरेसी देखने को मिलती है ज्यादातर इंडियन पॉपुलेशन में। आम लोगों को पता ही नहीं है कि फिशिंग क्या होती है, साइबर अटैक क्या होते हैं, जिसकी वजह से वो और ज्यादा टारगेट बन जाते हैं साइबर अटैक्स के। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होनी चाहिए थी साइबर स्पेस को एक्सटेंड करने के लिए ताकि हम हमारे आर्किटेक्चर को, स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कर सके, उसमें कमी देखने को मिलती है। बेसिक रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, स्किल एनहांसमेंट, यहाँ पे मैन पावर की कमी है हमारे साइबर स्पेस में। ठीक है, ये अभी जो इंडिया का साइबर सेक्टर का, जो साइबर सिक्योरिटी का जो आर्किटेक्चर है उसमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें गवर्नमेंट ने और इंस्टीट्यूशन ने कौन से स्टेप्स लिए हैं ताकि हमारा जो साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है उसको हम इंप्रूव कर सकें और साइबर अटैक से बचा जा सके। सबसे पहले अगर हम इंस्टीट्यूशनल मेजर्स की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंडर सर्ट करके जो एजेंसी है वो बनाई गई है, जो कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंडक्ट है, जो इंडिया की कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करती है। ठीक है, उसको मॉनिटर करती है और कोई भी अगर साइबर इंसिडेंट होता है तो वो सारी एजेंसी यहाँ पे काम करती है। फिर नेट ग्रिड है, नेशनल ग्रिड है, ये सारे डाटा को इंटीग्रेट करती है जितनी भी अलग अलग गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम काउंटर टेररिज्म और हमारी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट कर पाए। फिर साइबर स्वच्छता केंद्र और जो हमारे रिव्यू सेंटर्स है वो बनाए गए हैं। जो जो हमारे साइबर स्वच्छता केंद्र है ये क्या करते हैं, किसी भी तरीके के मालवेयर को डिटेक्ट करते हैं और रिमूव करते हैं। और जो हमारा एनटीआरओ है वो हाई टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस को हैंडल करता है, जैसे सैटेलाइट डाटा, डाटा सर्विलियंस।
फिर हमारे नेशनल सेंटर है पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के लिए। फिर ये जो सारे सेंटर है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आते हैं, जो कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं, इंटरनेट ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं और रियल टाइम बेसिस पे साइबर थ्रेट को एनालाइज करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे एक और इमेज प्रोवाइड करी है जो कि इंडिया के साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को बताया गया है। डिजिटल डाटा पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो मैंने आपको बताया 13, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, साइबर स्वच्छता केंद्र, डिफेंस साइबर एजेंसी। ये इंडिया का साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है ओवरऑल। बट अभी हम यहाँ पे मेजर्स की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे लेजिस्लेटिव मेजर्स की बात करें, सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जिसको 2008 में अमेंड करा गया था, ये लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है जितने भी आपके रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड है और ई कॉमर्स को, ताकि हम साइबर क्राइम्स की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकें। फिर नेशनल साइबर पॉलिसी जो कि 2013 की है, ये क्या करती है, एक सेफ साइबर स्पेस क्रिएट करने की बात करती है, इंडिजिनस सिक्योरिटी मतलब देश में बनी हुई सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की बात करती है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इंक्रीज करने की बात करती है। फिर नेशनल इंक्रिप्शन पॉलिसी जो कि 2015 में बनाई गई थी, ये हमारी जितनी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनको सेफ एंड सिक्योर तरीके से करवाने की कोशिश करती है और इनको एक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड करा जाए ताकि डाटा लीक ना हो। उसके बाद अगर हम कुछ प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स की बात करें जिसकी वजह से हम हमारे साइबर सिक्योरिटी के आर्किटेक्चर को इंप्रूव कर रहे हैं, सबसे पहले कौन सा आएगा, साइबर सुरक्षित भारत और जो हमारा इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर स्कीम है। फिर ये जो क्या काम करते हैं, जो पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव है, जो पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज मिलकर साथ में काम कर रही हैं और जो स्पेशलाइज्ड फोर्स तैयार करी गई है, ये सारी साइबर अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, कोऑर्डिनेशन इंक्रीज करने के लिए, लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसी की पावर्स को बढ़ाने के लिए, ताकि वो साइबर क्राइम और साइबर टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम डिजिटल लिटरेसी स्कीम, ठीक है, ये हमारे डिजिटल इंडिया स्कीम का पार्ट है। इसका एम ये था कि हम ऑलमोस्ट 6 करोड़ जो गांव में रहने वाले घर हैं, जो लोग हैं, उनको हम डिजिटली लिटरेट बनाएंगे, उनको हम सारी डिजिटल तरीके से जो टेक्निक्स है वो सिखाएंगे, ताकि हम सिर्फ डिजिटल एम्पावरमेंट नहीं बट इंक्लूसिव डिजिटल एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ सके। उसके बाद कुछ इंटरनेशनल मेजर्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया के लिए, इंडिया के ऊपर तो लिमिटेड नहीं है, हर कंट्री को कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है। अगर हम कुछ इंटरनेशनल मेजर्स की बात करें, सबसे पहले साइबर डिप्लोमेसी। इंडियन गवर्नमेंट साइबर सिक्योरिटी कोलैबोरेशन में एंटर हुई है बहुत सी ऐसी कंट्रीज के साथ, जैसे यूएसए हुआ, यूरोपियन यूनियन हुआ, मलेशिया हुआ। अभी रिसेंटली इंडिया ने यूएसए के साथ साइबर रिलेशनशिप फ्रेमवर्क भी एग्रीमेंट साइन करा है और इंडिया ने यूएसए के साथ हमारा जो इमर्जिंग क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है वो भी एग्रीमेंट साइन करा है, जो कि हमारे साइबर सिक्योरिटी के आर्किटेक्चर को और बूस्ट करता है। फिर ग्लोबल सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी लॉन्च करा गया था। ये किसने लॉन्च करा था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। एक लेबोरेटरी और अर्ली वार्निंग थिंक टैंक के तरीके से काम करता है, ताकि आने वाले किसी भी फ्यूचर में जब साइबर सिक्योरिटी का कुछ ऐसा इशू हो, उसको हम एड्रेस कर सकें और उसको हम रिजोल्व कर सकें और हम एक सिक्योर ग्लोबल साइबर स्पेस को क्रिएट कर सकें जहां पे हर कंट्री सेफ फील करे। ठीक है, ये हमने बात करी कि कौन से मेजर्स अडॉप्ट करे गए हैं हमारे स्ट्रक्चर को और बूस्ट करने के लिए। अगर हम वे हेड की बात करें कि आगे क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो गुलशन राय कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी वो स्पेसिफिकली साइबर सिक्योरिटी के लिए कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिकमेंडेशन को अडॉप्ट करना चाहिए। उन्होंने क्या बोला था, हमको एक नया इंडियन साइबर सेंटर कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाना चाहिए और उस सेंटर को नेशनल ग्रिड के साथ इंटीग्रेट करो और जो हमारा क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क है उसके साथ इंटीग्रेट करा जाए, ताकि साइबर क्राइम को हम होलिस्टिकली एक इंटीग्रेटेड तरीके से एड्रेस कर सकें। फिर हमको एक ऑफेंसिव साइबर डिफेंस अप्रोच चाहिए। हमको ऐसा नहीं होना चाहिए कि साइबर अटैक हो गया उसके बाद हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बट हमको साइबर अटैक पहले फर्स्ट प्लेस में होने ही नहीं देना चाहिए। गवर्नमेंट को इस तरीके से काम करना चाहिए, अपने सिस्टम को इस तरीके से बिल्ड करना चाहिए ताकि वो पहले ही इंटरसेप्ट कर ले कि ऐसा कोई साइबर साइबर अटैक होने की आशंका है या भावना है। ठीक है, और हमारे कम्युनिकेशन और जो हमारे डिजिटल नेटवर्क है उसको स्ट्रॉन्ग करा जा सके। फिर हमको हमारी इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना चाहिए। इंडिजिनस करेंगे तो हमारे पास हमारी कंपनीज का कंट्रोल होगा, बाहर से पार्ट्स नहीं आएंगे तो उसको हैक करने की जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट को ऐसा एडुकेट फंडिंग, ऐसा पैसा प्रोवाइड करना चाहिए ताकि जो इंडिया की खुद की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है उसको बूस्ट मिले। फिर हमको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स के ऊपर काम करना चाहिए। अकेली गवर्नमेंट मिलकर से ये चीजें ठीक नहीं कर सकती है, अकेली प्राइवेट कंपनी से मिलकर ये चीजें ठीक नहीं कर सकती हैं। जितने भी टेक स्टार्टअप्स हैं और जितनी प्राइवेट इंडस्ट्री है उनको इनकरेज करना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा कि आप मिलकर सब हम काम करें, ताकि हमारा जो साइबर सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर है उसको सेफ स्पेस क्रिएट करा जा सके। फिर हमको कुछ साइबर स्पेशलिस्ट अपॉइंट करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट को कुछ ऐसी ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट गाइडलाइंस लेके आनी चाहिए ताकि हम स्पेशल साइबर स्पेशलिस्ट एज अ ऑफिसर एक पोस्ट क्रिएट कर सकें, ताकि सारी चीजें सही स्ट्रीमलाइन तरीके से चलती रहें।
उसके बाद एक बुडापेस्ट कन्वेंशन है। जो हमारा बुडापेस्ट कन्वेंशन है, ये साइबर क्राइम के ऊपर पहला कन्वेंशन था। ठीक है, ये पहली इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि साइबर क्राइम के साथ डील करती है, और इंडिया को ये ट्रीटी साइन करनी चाहिए इफेक्टिवली, ताकि हम इंटरनेशनली लेवल पे बाकी कंट्री के साथ कोलैबोरेट कर पाए, और हमारी जो साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो वर्ल्ड के साथ मिलके हम इनको रोक पाए। अगर हम इस पूरे टॉपिक की कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष की बात करें, सबसे पहले जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक जो 2025 की लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसमें भी यही सारे पॉइंट्स बताए गए हैं जो मैंने आपको बताए हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी समराइज तरीके में बताने की कोशिश करी है। ठीक है, उसने क्या हाईलाइट करा था कि बढ़ते टाइम में जितने भी साइबर थ्रेट्स आ रहे हैं हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हमको ये चीज एम्फेसाइज करने की जरूरत है कि अभी बहुत सही वक्त है कि हमको स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले टाइम में पहले साइबर थ्रेट्स पहले सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आते थे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, अब डीफेक आ गया है, अब जीपीटी आ गए हैं, है ना। ये जैसे जैसे इवॉल्व हो रहे हैं तो नेशंस को भी अपनी प्रायोरिटीज चेंज करनी पड़ेगी, अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए खुद भी इवॉल्व होना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि पब्लिक सेफ्टी भी बनी रहे और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी देश में बनी रहे। ठीक है, ये हमने बात करी है कि हमारे देश का जो साइबर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है, कंट्रीज में कौन सी अभी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं, हमारे साइबर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसको ओवरकम करने के लिए कौन से मेजर्स लिए गए हैं, और आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, आगे कैसे प्रोसीड करना चाहिए, और लास्ट में हमने देखा कि कंक्लूजन इस पूरे टॉपिक का क्या है। दिस वाज ऑल अबाउट cyber security in India. I hope you got my point. Thank you so much.